नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार जीके जीएस प्रश्न लगातार प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। अभी तक 400 प्रश्न देख चुके हैं। इससे पहले पार्ट नंबर 8 देखा था, यदि नहीं देखा हो साइट में आई बटन वीडियो मिल जाएगा। बाकी पार्ट भी आप प्लेलिस्ट में या वीडियोस में देख सकते हैं। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 9, जहां पर 401 से 450 के बीच में प्रश्न देखेंगे और बिहार की जीके जीएस के प्रश्न है बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के प्रश्न हम आपको करा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 401 से। बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितने परसेंट है? आंसर आपका हो जाएगा 10.76%। परंतु यहाँ पर अगर 2011 की जनगणना के अनुसार आपको याद रखना है कि बिहार की 11.30% जनसंख्या नगरीय अधिवासों में निवास करती है, क्योंकि ऊपर वाला जो आंकड़ा दिया गया है वो पहले का है, तो उसको मत याद रखिएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1905, 12, 36, 46। आंसर आपका 1912 यहाँ पर सही होगा। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार और उड़ीसा को मिला करके एक प्रांत बनाया गया था, जिसकी राजधानी पटना थी। 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। अगला, इनमें से किस नगर में सूर्य मंदिर आपका स्थित है? गया, बोध गया, देव, रांची। आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका देव यहाँ पर सही हो जाएगा। सूर्य मंदिर बिहार के औरंगाबाद जिले में देव नामक स्थान पर है, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। बोध गया में महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त होने के कारण यह नगर विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ महात्मा बुद्ध के बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। यहाँ का महाबोधि जो मंदिर है वो आपका फेमस है। गया जो है वो शहर फल्गु नदी के किनारे बसा है। विष्णु पद मंदिर होने के कारण ये एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है। रांची झारखंड राज्य में स्थित वहां की राजधानी है झारखंड की, और यहाँ हुंड्रू जलप्रपात, गौतम धारा, हिरणी और दसम जलप्रपात, रांची झील, कैथल सरमद डैम ये सब भी देखने को मिलता है, जिसमें से हुंड्रू जलप्रपात सबसे ज्यादा फेमस है। अगला प्रश्न आपका, इनमें से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था? तो आंसर की बात करते हैं, आंसर यहाँ पर राजगीर यहाँ पर सही हो जाएगा। बोध गया गया से 14 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं। सभी आपको पता ही है। यहाँ का महाबोधि मंदिर फेमस है, और यहीं पर ही जो जापानी थे उन्होंने विश्व शांति स्तूप का निर्माण जो है वो करवाया था जापानियों ने। राजगीर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का पवित्र स्थल है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में वेणु वन, करंद सरोवर, सप्तधारा ये सब आपके यहाँ पर फेमस हैं। और गया में विष्णुपद मंदिर होने के कारण एक तीर्थ स्थल भी है। साथ ही साथ एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर सभी धर्मों को लेकर के बात की गई ना, कि राजगीर हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों का पवित्र स्थल। अगला प्रश्न, ये हमने पिछले वाले वीडियो में प्रश्न पूछा था, जिसका आंसर कमेंट में थोड़ा सा देख के हम आपको बताएं तो शुभम सिंह जी ने बरौनी आंसर दिया था, दीप सिका जी ने बरौनी आंसर दिया था, अनन्या पटेल जी ने बरौनी आंसर दिया था, प्रियंका कुमारी जी ने बरौनी आंसर दिया था, फ्लैश जी ने बरौनी आंसर, चंद्रशेखर जी ने बरौनी आंसर, काजल कुमारी जी ने। सभी का आंसर बरौनी बिल्कुल सही था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और अच्छा लगा कि सभी का आंसर बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन बरौनी सही होगा। बरौनी तेल शोधक कारखाना रूस की सहायता से 1964 से 65 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ये भारतीय तेल निगम के द्वारा कार्यरत है। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर द्वारा 1964 में बरौनी जो कारखाना था, खाद कारखाना, उसकी स्थापना की गई थी। हिंद इंजीनियरिंग कंपनी बरौनी में स्थित है। रांची झारखंड राज्य की राजधानी है। यहाँ पर हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, माइनिंग एंड एलाइड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड घाटशिला सिंहभूम की स्थापना 1967 में हुई थी। झारखंड राज्य में ये स्थित है। अगला है, पलामू किस खनिज के लिए फेमस है? रांची में। आंसर की बात करते हैं तो ये आपका बॉक्साइड अयस्क यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र जो है वो कितना है? तो यहाँ पर नवीनतम आंकड़ों के अकॉर्डिंग ये आपको देखने को मिलेगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन आवरण 7.84% और वृक्ष आवरण 2.49% का कुल हिस्सा 10.33% है। ऊपर देखेंगे तो चारों ही ऑप्शन गलत लगे हुए हैं, मतलब नहीं है इनमें से कोई आंसर, इसीलिए स्टार बना हुआ है। इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है?
आंसर की बात करते हैं तो आपका इनमें से कोई नहीं होगा, सभी जिले जो है वो झारखंड के ही हैं। टोटल 24 जिले हैं झारखंड में। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल इनमें से कौन सी है? चाय, रबड़, गन्ना, नारियल और कॉफी। फसलों से देखा भी था आपने, क्वेश्चन काफी टीआरई 3.0 में आए भी थे। आंसर की बात करते हैं तो गन्ना यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? गन्ना है। कृषि बिहार के अधिकतर लोगों की जीविका का साधन भी है। 74% जनसंख्या कृषि पर आपको डिपेंडेंट देखने को मिलती है। जिस फसल का उत्पादन व्यापार के दृष्टिकोण से उत्पादित किया जाता है उसे नगदी फसल कहा जाता है। गन्ना, जूट, तंबाकू, आलू, तिलहन बिहार की प्रमुख नगदी फसलें हैं। ये आप याद रख लीजिए कि कौन कौन सी हैं। और साथ ही साथ धान, गेहूं, मक्का, जौ, दलहन बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। बिहार कृषि के मामले में उससे कोई मतलब नहीं, बस मेन यही ध्यान रखिएगा कौन कौन सी नगदी फसलें और कौन कौन सी खाद्यान्न फसलें हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र जो है वो कितना है? तो हेक्टेयर में यहाँ पर पूछा गया। यहाँ पर वर्तमान के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 93.60 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से केवल 52.42 लाख हेक्टेयर पर ही खेती होती है। बाकी जो ऊपर आंकड़े दिए गए हैं वो पुराने हैं, तो उसको मत याद कीजिए। राजेंद्र प्रसाद जी कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। इनका जन्म हुआ था 1884 में। बिहार के जीरादाई गांव सिवान में हुआ था, ये जरूर याद रखिएगा। 1906 में इन्होंने बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना की थी। बाद में 1919 में रोलेट एक्ट के विरुद्ध छोड़े छेड़े गया जो सत्याग्रह था उसे लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन तक इनकी भूमिका थी। राष्ट्रीय आंदोलन में 1947 में संविधान सभा के अध्यक्ष रहे थे। 1950 में संविधान लागू होने के बाद देश के पहले राष्ट्रपति थे। और इनकी पुस्तक इंडिया डिवाइडेड। बिरसा मुंडा जी जो है किसके पक्ष में थे? झारखंड, उत्तराखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़। तो आपको पता है झारखंड यहाँ पर सही हो जाएगा। बिरसा मुंडा झारखंड के पक्षधर जो है वो थे। 1895 ईस्वी में आरंभ में होने वाला जो जनजातीय विद्रोह था उसके महान नेता और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं ये। बिरसा जी ने आदिवासियों से कहा कि तुम अनेक देवी देवताओं को छोड़कर केवल भगवान सिंह बोंगा की पूजा करो, जीवों पर दया करो, सभी भगवान के पुत्र हैं। शिकार मत करो, मछली खाना और शराब पीना छोड़ दो। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता का प्रबल विरोध किया था। 6 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं का हजारीबाग से गिरफ्तार किया था वो गया था, वो इनमें से कौन थे? तो रामलाल, देवीलाल, नारायण सिंह, रामनाथ, देवनाथ, शिव कुमार, इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर हो जाएगा आपका शिव कुमार और रामानंद। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के आरंभ होते ही 9 अगस्त 1942 को देश के बड़े कांग्रेसी जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और शिव कुमार और रामानंद जो थे उनको भी हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था। अगला है श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो ये था आपका श्रीमती राम प्यारी। इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बांकीपुर जनसभा को संबोधित करते हुए युवाओं से सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान किया था। यहाँ से इन्होंने आह्वान किया था। अगला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। कैंपबेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल, बांकीपुर जेल। आंसर आपका बांकीपुर जेल हो जाएगा, हजारीबाग मत टिक कर दीजिएगा। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में जो है वो रखा गया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, ये आपको पता होना चाहिए। और ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ये आपको बता चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के सर्वोच्च जो सम्मान है भारत रत्न, इससे भी सम्मानित किया गया है। बिहार से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग टोटल कितने हैं? तो वर्तमान के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या 4961 4967 26 सितंबर 2020 तक का अपडेट यहाँ दिया गया है, इतना किलोमीटर है। बाकी मैंने बताया था राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 5000 के ऊपर निकल गई है। बाकी पिछले वाले क्वेश्चन में हम आपको बता चुके हैं, आज का नहीं पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है? बैलाडिला, क्योंझर, मयूरभंज, सिंहभूम। आंसर हो जाएगा आपका सिंहभूम से। टाटा लौह इस्पात केंद्र में लौह अयस्क की आपूर्ति सिंहभूम से जो है वो होती है। वर्तमान में झारखंड राज्य में ये पड़ता है। बैलाडिला की खान भी लोहे के लिए जो है वो फेमस है। छत्तीसगढ़ में जो है ये स्थित है बैलाडिला की खान। और जो भी ये ऑप्शन दिए ना उन्हीं के बारे में बात की गई यहाँ पर। मयूरभंज उड़ीसा में स्थित लोहे की खान है, यहाँ से काफी मात्रा में लोहा निकाला जाता है। क्योंझर की खान उड़ीसा में स्थित लोहे की खान है।
तो बस इतना ध्यान रखिएगा, चारों ऑप्शन के बारे में सिंगल सिंगल बातें यहाँ पर लिखी हैं। लॉ इससे तो संबंधित सारी हैं, चारों लॉ से हैं, बस कौन सी कहाँ पर है वो देख लीजिएगा। पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? बराकर, दामोदर, मयूराक्षी, सुवर्णरेखा। आंसर हो जाएगा आपका दामोदर, ऑप्शन नंबर बी। दामोदर नदी का उद्गम जो है वो बिहार के छोटा नागपुर पठार से होता है, जो कि बंगाल के बाढ़ और विनाश के लिए जानी जाती है, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति इनमें से किन राज्यों में है? आंसर आपका बिहार राज्य हो जाएगा, जिसमें रणवीर सेना, एमसीसी इत्यादि सब एग्जाम्पल भी दिए गए। तो ये मैप पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैप अलग से देख लीजिएगा। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या 4, 5, 6 या 7। आंसर हो जाएगा आपका 4, ऑप्शन पहला। बाकी बिहार भारत के उत्तरी या उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। इसकी सीमा जहां तक एक तरफ पश्चिम बंगाल को छूती है, वहीं यूपी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा को भी छूती है। तो पश्चिम बंगाल और ये आपके 4 मिला करके हो जाएंगे। झारखंड के अलग होने के बाद अब केवल 3 राज्य हैं वर्तमान में, क्योंकि क्वेश्चन देखिए 1999 में पूछा गया है, तो वर्तमान के हिसाब से याद रखिएगा कि वर्तमान में झारखंड के अलग होने के बाद अब केवल 3 राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड ही बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न आपका है, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम कौन सा है? तो जनसंख्या घनत्व में पहले नंबर पर आता है, जो कि चारों ही ऑप्शन में नहीं दे रखा है, और इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। बाकी आप याद रखिएगा कि पहले नंबर पे है और 1106 ये है जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? लगभग सभी हैं, चाहे भूमि सुधारों की असफलता हो, राजनीतिक इच्छा का अभाव हो, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या हो, सभी का सभी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। राज्य विधानसभा में कानून पारित करके या राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके, या इनमें से कोई नहीं। आंसर यहाँ पर हो जाएगा संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके। बिहार राज्य को काटकर पृथक वनांचल राज्य बनाने के लिए संविधान की औपचारिकता को पूरा करना आवश्यक है। संविधान का आर्टिकल 3 है, जिसमें संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका क्षेत्र राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्य को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। इसमें राज्यपाल और राज्य विधानमंडल को केवल इतना अधिकार है कि अपने प्रस्ताव केंद्र के पास भेज सकता है। 15 नवंबर 2000 को इनकी औपचारिकताओं को संपन्न करके झारखंड राज्य बना था। अगला क्वेश्चन आपका है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इसके नेता कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैदर पीर अली खान, राजपूत कुंवर सिंह, जुदार सिंह, कुशल सिंह। आंसर से आपका यहाँ पर हैदर पीर अली खान यहाँ पर सही होगा। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम मेरठ से प्रारंभ होकर दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार तक फैल गया था, जिसमें से पटना में इसका नेतृत्व किया था हैदर पीर अली खान ने। कई लोग कुंवर सिंह को लगा देते हैं, तो ध्यान रखिएगा जगदीशपुर। ये सारे बेस्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हम पहले करा चुके हैं। अगला है, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर बिहार? आंसर की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, पर ये प्रश्नकाल के दौरान है। वर्तमान के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बिहार में चांदी नहीं पाई जाती थी। राजस्थान के जावर क्षेत्र, तमिलनाडु के अनंतपुर, मध्य प्रदेश के पन्ना और आंध्र प्रदेश में चांदी जो है वो देखने को मिलती थी। यूज तो जानते हैं, सिक्के बनाने, आभूषण बनाने, बर्तनों में चांदी चढ़ाना, सिल्वर, ब्रोमाइड, इन सब में किया जाता है। दांतों के भरने में भी किया जाता है। चांदी ऊष्मा और विद्युत की सुचालक धातु है। चांदी के उत्पादन में पहले स्थान पर आपका राजस्थान का नंबर देखने को मिलता है और दूसरे पर कर्नाटक राज्य का नंबर देखने को मिलता है। ये जो ऊपर दिया गया है ना, वो मत याद रखिएगा, जो हाईलाइट किया केवल उतना याद रखिएगा। अगला है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है? तो आंसर की बात करते हैं, तारकेश्वरी सिन्हा। ये आपका ऑप्शन सही होगा। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद तारकेश्वरी सिन्हा ने सर्वाधिक योगदान दिया था। ये प्रथम आम चुनाव 1952 के साथ साथ 1957, 1962, 1967 में बिहार के लोकसभा सदस्य रही थी। अरुणा असफ अली की अगर बात करें तो इनका सर्वाधिक योगदान भारत छोड़ो आंदोलन में देखने को मिलता है। दिल्ली की पहली मेयर भी 1958 में चुनी गई थी। आजादी के बाद बिहार में संचित जो क्षेत्र है वो बढ़ा है, लगभग कितना बढ़ा है? तो 2 गुना बढ़ा है, बस यही बात यहाँ पर लिखी है।
और सिंचाई के साधनों में नहर, तालाब, नलकूप, कुआं ये सब देखने को मिलते हैं। सिंचाई के साधन नलकूपों के द्वारा 62% भूमि की सिंचाई होती है बिहार में। इसको लेकर के जो नहरें निकाली गई इसमें गंडक परियोजना द्वारा सारण, चंपारण और तिरहुत क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था की गई है। बिहार की और भी नहरें कोसी नहर, सोन नहर, त्रिवेणी, कमला, तिरहुत, सकरी वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। चूना पत्थर, कोयला, पाइराइट, ग्रेफाइट कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो पाइराइट यहाँ पर जो है वो सही होगा। पाइराइट का खनन रोहतास जिले में आपका होता है। इसके खनन में बिहार का एकाधिकार है और देश का 94% बिहार में अकेले पाइराइट पाया जाता है, तो काफी बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी, वनों पर आधारित थी, खानों पर आधारित थी या फिर आपका उद्योगों पर? साथ ही साथ जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करने के साथ साथ ऑल पर अवश्य क्लिक कर दीजिएगा नोटिफिकेशन, ताकि सारे आप तक पहुंचते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर आपका वनों पर जो है वो सही हो जाएगा। छोटा नागपुर के आदिवासी मुख्यतः वनों पर ही निर्भर रहते थे। खाद्य पदार्थ, जलावन, सामग्री का निर्माण इनके लिए वनों पर ही आश्रित जो है वो थे। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? क्वेश्चन करा चुके हैं। आंसर की बात करते हैं तो 1912 यहाँ पर सही हो जाएगा और 22 मार्च की तारीख भी याद रखिएगा। और उड़ीसा से कब हुआ था अलग? 1936 में। और ये तो आपको क्वेश्चन ही देखने को मिला था। हम 1911 को दिल्ली के सम्राट ने बिहार और उड़ीसा के निर्माण की घोषणा जो है वो की थी, दिल्ली दरबार जो हुआ था 1911 वाला। बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? आंसर की बात करते हैं तो टोटल यहाँ पर आप देखेंगे लोकसभा में 40 सीटें हैं और राज्यसभा में 16 सीटें हैं। तो यही याद रखिएगा, पुरानी नहीं, क्योंकि झारखंड राज्य बनने के बाद बदल गया है। अच्छा, क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि झारखंड राज्य बनने से पहले कितनी सीटें थी, तो लोकसभा की 54 सीटें और राज्यसभा की 22 सीटें थी। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया और पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे जो हुए थे वो कब हुए थे? तो ये हुए थे 1939 में, गौरक्षा के मुद्दे पर। अगला है आपका 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी, किस पर लगाई थी? यहाँ पर देखेंगे तो उस समय मुख्यतः वनों पर आधारित थी अर्थव्यवस्था छोटा नागपुर की। इसमें खाद्य पदार्थ, जलावन, लकड़ी आदि के लिए आदिवासी वनों पर ही आश्रित थे। परंतु 1908 के काश्तकारी अधिनियम ने उनके वनों के स्वतंत्र उपयोग पर रोक लगा दी थी। तो यही चीज प्रश्न में पूछी गई थी। ऑप्शन में देखेंगे तो वनों को जलाने पर, वन उत्पादक के स्वतंत्र उपयोग पर, यानी एक से अधिक वाले ऑप्शन सही होगा, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है, स्टार इसीलिए लिखा हुआ है। तो इसके परिणाम स्वरूप यहाँ के आदिवासी जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, क्योंकि वे अपना परंपरागत अधिकार नहीं छोड़ना चाहते थे। 1902 से 1910 के मध्य सर्वेक्षण और भूमि प्रबंध और 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में आदिवासियों के खुद कुट्टी अधिकारों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी और बेगार का उन्मूलन कर दिया गया था। आदिवासियों को अपनी भूमि पर कानूनी संरक्षण बाद में फिर मिल गया था। तो कुल मिलाकर एक से अधिक ऑप्शन, यहाँ देखिए खुदकुट्टी भूमि व्यवस्था भी दे रखा है, तो एक से अधिक वाले ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी आपका पूछा गया है, इनमें से कौन सी है? मतलब पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी है, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है, या कौन कौन सा होगा? तो आप कहेंगे इन सभी में से नहीं। बिहार की सोमेश्वर जो श्रेणी है वो चंपारण जिले में स्थित नवीन पर्वत श्रेणी है और बिहार और नेपाल के बीच सीमा का काम करती है। अधिकतम ऊंचाई है 875 मीटर। अगला प्रश्न है, बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है काष्ठ प्रदेश में भ्रंश घाटी में कछारी क्षेत्र में, कौन सा सही होगा? तो एक भ्रंश घाटी आपका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये याद रखिएगा कि दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है और टोरी नामक जो स्थान है वहां से आपका हुआ है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां गढ़ी, कोनार, जमुनिया, बराकर ये सब हैं। बराकर नाम देखने को मिल जाता है और ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित परसेंटेज लगभग कितना है? तो यहाँ पर काफी पुराना आंकड़ा दिया है, इसलिए हम लेटेस्ट की बात करते हैं डायरेक्ट। तो लास्ट में आपको रिपोर्ट देखने को मिलेगी वन स्थिति रिपोर्ट 2021। इसके अकॉर्डिंग बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर पर वन आवरण है 7.84% और वर्ग किलोमीटर में भी देख सकते हैं। वृक्षावरण 2.49% है। वर्तमान समय में बिहार में कुल वनावरण और वृक्षावरण राज्य के कुल क्षेत्रफल का 10.33% है। इस बात को भी याद रखिएगा।
पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया किसने था? शेरशाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह, इब्राहिम लोदी, राजकुमार अजीम। आंसर की बात करते हैं तो शेरशाह यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। प्रारंभिक नाम इसका फरीद खां था। जन्म हुआ था 1472 में होशियारपुर में, और पिता का नाम था हसन खां। जौनपुर के छोटे जमींदार थे। दो युद्ध देखने को मिलते हैं, एक तो 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में कन्नौज का युद्ध, और शेर खां 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अपने राज्याभिषेक के समय शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र के पटना के नाम से पुनः स्थापित करवाया था, और पटना को राजधानी बनाने की जो चर्चा है वो अब्दुल्ला की रचना तारीखे दाऊदी इसमें जो है वो मिलती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है। झारखंड कैसल ओवर ग्रेव्स, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विक्टर दास। सी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून जो है वो कब पारित हुआ था? तो ये कानून आपका आया था सन 1908 में, जिसके द्वारा इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोग वनों के स्वतंत्र उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये क्वेश्चन अभी ऊपर हम देख करके आए हैं। काश्तकारी अधिनियम 1908 ईस्वी। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? कौन सी वित्तीय संस्था है? बिहार राज्य वित्त निगम। यही आपका औद्योगिक वित्तीय सहायता अगर प्रदान करनी है। उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ? देख चुके हैं ऑलरेडी 1936 में। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से अलग करके नए प्रांतों में संगठित करने की घोषणा सम्राट ने की थी। बाकी ये सारी तारीख बता चुके हैं कि कब कौन किससे जो है वो अलग हुआ था। चाहे तो दोबारा रिवाइज जो है वो कर सकते हैं। 3 बार बेसिकली विभाजन देखने को मिला था। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन भी नीचे दिए गए हैं, पहला, दूसरा, 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 तीसरा, पहला, तीसरा। पटसन उद्योग की पट्टी की बात करते हैं तो पहला और तीसरा, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पहला है उत्तर पश्चिमी बिहार मैदान ये, और तीसरा आपका है मध्य दक्षिण बिहार मैदान ये। बिहार में पटसन उद्योग पट्टी उत्तर पश्चिमी बिहार के मैदान और मध्य दक्षिण बिहार के मैदान में फैली हुई है। पटसन के लिए पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए नदियों के किनारे ही ज्यादातर ये उद्योग स्थापित किए जाते हैं। बाकी ये चीज बताई गई कि कहाँ कहाँ एरिया है जहाँ पर नदियां बहती हैं, वहीं पर ही आपका पटसन उद्योग मुख्य तौर पर देखने को मिलता है। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना परसेंट भाग सिंचित है? आंसर की बात करते हैं तो 50% से ज्यादा है। बिहार एक कृषि प्रधान देश है। बिहार के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल में से लगभग इतने वाले भाग में से लगभग 76.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सकल बुआई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वर्तमान की दृष्टि से अगर देखेंगे तो बिहार में कृषि योग्य भूमि का मात्र 51.74% भाग सिंचित है। तो यही लाइन याद रखिएगा जो पिंक कलर से हाईलाइट की है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो आंसर हो जाएगा भारत नेपाल सीमा के समानांतर। तराई प्रदेश भारत और नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। इसके नेपाल से लगने वाले बिहार के जो जिले हैं उसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज ये सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है। बताइए 1930, 1931, 1934, 1939। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में स्थापना हुई थी और पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन? तो आचार्य नरेंद्र देव। और सचिव कौन? जयप्रकाश नारायण। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। बाकी ये आप चीज को पता ही है कि जो नरेंद्र देव थे, आचार्य नरेंद्र देव, इनको आदि पुरुष अर्थात मनु जो है वो कहा जाता है, चिंतन का। वो पुस्तक भी एक है इनकी, सोशलिज्म एंड नेशनल रिवॉल्यूशन, नरेंद्र देव की पुस्तक। तो पुस्तक को भी जो है वो याद रख सकते हैं। महात्मा गांधी जी जयप्रकाश नारायण को भारतीय समाजवाद का सबसे बड़ा विद्वान मानते थे। उनकी पुस्तक है समाजवाद क्यों। अगला क्वेश्चन है 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था। किसका केंद्र था? सन्यासी विद्रोह, गोदखारी विद्रोह, मुंडा विद्रोह, वहाबी आंदोलन। आंसर वहाबी आंदोलन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। एक समाज सुधार आंदोलन के बेसिकली रूप में जाना जाता था। भारत में इसके संस्थापक सर सैयद अहमद बरेलवी थे। ज्यादातर संस्थापक पूछे जाते हैं तो वहाबी आंदोलन। सैयद अहमद की जब मृत्यु हो गई उसके पश्चात पटना इस आंदोलन का केंद्र बन गया था। इसके नेता फिर बाद में मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला ये सभी देखने को मिले थे।
उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो कहां पर? ये था आपका भागलपुर और राजमहल। संथाल बिहार प्रांत जो वर्तमान में झारखंड है उसकी प्रमुख जनजाति है और यहाँ इनकी जो आबादी है लगभग 20 लाख है। बिहार और उड़ीसा के वीरभूमि, सिंहभूमि, मुंगेर, हजारीबाग, भागलपुर इनमें सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में इन्होंने विद्रोह कर दिया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इनका आंदोलन साहूकार और अंग्रेजों के विरुद्ध था। बिहार में कृषि का स्वरूप जो है वो कैसा है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा या चौथा? आंसर हो जाएगा केवल और केवल पहला, यानी कि जीवनदायी। बिहार में कृषि का स्वरूप जीवनदायी कृषि है क्योंकि खेती से केवल इतनी उपज होती है कि उससे परिवार का पेट किसी तरीके से भरा जा सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन, इस तरीके से ऑप्शन है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, चौथा या दूसरा या चौथा? तो आंसर आपका पहला हो जाएगा, चारों की चारों। जिसमें गंडक नदी, जिसे नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है और नेपाल के मानंग मोड़ से निकल करके पहलेजा घाट के निकट गंगा में मिलती है। ये बिहार की सर्वाधिक तीव्र जलधारा वाली नदी है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और पटना के निकट गंगा में जो है वो मिलती है। ये बिहार में बहने वाली गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के जो पठारी भाग है उससे निकलती है और पटना के निकट फतुहा में जो ये जाकर के मिलती है। घाघरा नदी पर्वतीय भाग में कोडियाली और मैदानी भाग में घाघरा कहलाती है। घाघरा नदी से उद्गमित होकर के उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में तीव्र गति से बहती हुई सिवान जिले के समीप बिहार में ये प्रवेश करती है और छपरा के निकट ये गंगा में जाकर के मिल जाती है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे भी पूछेंगे कि बिहार में पहली जो चीनी मिल है वो स्थापित कहाँ हुई? चार ऑप्शन है, मरहौरा, बेतिया, मोतिहारी, पटना। आंसर आपका बेतिया जो है इसमें सही हो जाएगा। बिहार में चीनी का पहला कारखाना डचों के द्वारा 1840 में बेतिया में स्थापित किया गया था। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाएगा ताकि जो भी प्रश्न आगे कराएं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। साथ ही साथ वीडियो पर नए के साथ साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करते रहिएगा, शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1916, दूसरा ऑप्शन है 1917, तीसरा है 1918 और चौथा है 1971। बेहद बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हो तो अवश्य देख लीजिएगा और जल्दी ही प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, फिर अगला पोर्शन कुछ और हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो अभी की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।